हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुकुल। एज यू ऑल नो दैट आई एम योर कूल गुरु। और अब तक हम इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं सिवाय एक को छोड़ के, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आओ चलो देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी ये क्या है। अब फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से हम अपनी इंडिया में खत्म कर सकते हैं और ये असल में क्या चीज होती है। तो देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी का में एक कॉज ये आ रहा था कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी बढ़ रही है। अब ये तुम्हारा और हमारा काम है, यानी कि देश के नागरिकों का काम है कि लोगों तक हम वो खाना प्रोवाइड कर पाए। इसी चीज के लिए हम लोग लेकर आए फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में एक पार्लियामेंट से एक्ट पास किया, जिसका नाम था द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसको हम राइट टू फूड एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा काम था कि लोगों तक खाने की अफोर्डेबिलिटी कर पाए, एक्सेसिबिलिटी कर पाए, ठीक है। और यानी कि लोगों को जितने खाने की जरूरत है वो खाना उनको उनके कम से कम पैसों पे पहुंचाया जाए। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने दोपहर का खाना खा लिया, शाम का खाना खा लिया, यानी कि 2 मील्स अ डे, बल्कि फूड सिक्योरिटी इससे कुछ ज्यादा है। जिस तरीके से हम नेचुरली एयर ब्रीथ कर रहे हैं ना, बॉडी मेरी नेचुरल मोड पे लगी हुई है, हम सबकी नेचुरल मोड पे लगी हुई है, यानी ब्रीदिंग हमारे हाथ में नहीं है, ब्रीदिंग चल रही है। जैसे कि टेस्ला ने ऑटो ड्राइविंग कार्स बनाई अब, और हमारी बॉडी नेचुरल मोड पे लगी हुई कब से? एक इन्फिनिटी टाइम पीरियड से, जब से ह्यूमन अर्थ पर आया, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन के ऑटो मोड से हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं हो जाती। एयर चाहिए हमें ब्रीथ करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, लेकिन हमें हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए जो ब्लड बना सके। ऑक्सीजन तो ब्लड को फ्लो करा रहा है ना, लेकिन ब्लड बनाने के लिए तो खाने की जरूरत है ना। तो वो खाना कहां से आएगा? उस खाने को लोगों तक पहुंचाना, क्लियर, ये होता है हमारा फूड सिक्योरिटी। क्लियर, लोगों तक जो खाना नहीं पहुंच पा रहा है उस खाने को पहुंचाना। जो लोगों को काम करने के लिए खाने की जरूरत है, देखो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसमें हमारी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है ना, उस एनर्जी को लाने के लिए हमारे पास क्या है? हमने खाना खाया है, उसी एनर्जी के जरिए तो हम यहां पर अपनी कैलोरीज बर्न कर पा रहे हैं। क्लियर, तो फूड सिक्योरिटी को नटशेल में देखेंगे, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। क्लियर, अब ये 3 वर्ड कहता है। देखो बेटा, ये 3 वर्ड ना बहुत अच्छे से याद रखने, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछे फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो झट से बोल देना अवेलेबिलिटी होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है। क्यों? मुझे पता है, मुझे अमीर सर ने पढ़ाया था। अमीर सर कौन है? अरे अमीर मैं हूं, ठीक है, नाम मेरा अमीर है, ठीक है। चलो, अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब है कि यहां पे जो फूड प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में, वो इतना है कि हम लोगों तक खाना पहुंचे, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? लोगों तक खाना पहुंचे का मतलब क्या है? कि हमारे पास इतना खाना हो। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास इतना खाना मौजूद हो कि हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है हम उन सबको खाना अवेलेबल करा पाए, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? कि हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको खिलाने के लिए हमारे पास खाना मौजूद होना चाहिए। और इसको इंक्रीज करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया, जिससे हमारी इंडिया में और ज्यादा फूड सिक्योरिटी आई। दूसरा एलिमेंट यहां पर आता है आपका एक्सेसिबिलिटी, यानी जिसको भी खाने की जरूरत है उस तक खाना पहुंचा देना। ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि अमीरों को तो खाना मिल जाता है लेकिन गरीबों को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उन तक भी खाना पहुंचाना, ये हमारे लिए एक और फूड सिक्योरिटी का दूसरा एलिमेंट है। फिर है अफोर्डेबिलिटी। देखो, खाना तो ठीक है, चलो ले लिया, अगर कोई अमीर है तो वो खाना ले लेगा, ठीक है, लेकिन गरीब के लिए खाना अफोर्डेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी खाना आपके बजट में होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने राशन शॉप खोली, गवर्नमेंट ने पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खोले, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को खाना बहुत सस्ते दामों पर व्हीट ग्रेन और राइस ग्रेन प्रोवाइड कराती है। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और आपका अफोर्डेबिलिटी। अब ये फूड सिक्योरिटी क्यों
क्या सारा काम हम गवर्नमेंट ही करती रहेगी, यानी सारा काम गवर्नमेंट और हम ही लोग ही करते रहे? हाँ भाई, फूड सिक्योरिटी भी अब हमें करनी पड़ेगी। और फूड सिक्योरिटी का मसला इसलिए होता है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, ड्रॉट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो आपका फूड सिक्योरिटी का रहता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन गिर जाता है। लेट्स से कि हमारे पास सुनामी आ गई, या हमारा सूखा पड़ गया, या बारिश बहुत ज्यादा आ गई, फ्लड आ गई, तो जो हमारे फार्म्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। फार्म्स में जो कल्टीवेशन लगी हुई है हार्वेस्टिंग के लिए, वो सब खराब हो जाएगा, यानी कि हमारा फूड प्रोडक्शन गिर जाएगा। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है। फूड सिक्योरिटी जो है, अगर हम फूड सिक्योरिटी करेंगे, क्लियर, खाना बचाएंगे, खाने को तैयार करेंगे, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इससे पता है हम क्या काम कर पाएंगे। एक राज की बात है कि हम हंगर खत्म कर पाएंगे, आज की जनरेशन का भी और आने वाली जनरेशन का भी। हम क्या कर पाएंगे, अगर हमने आज अच्छे से फूड सिक्योरिटी कर ली ना, तो हम आज की जनरेशन को भी हंगर से बचा पाएंगे, और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम हंगर से बचा पाएंगे। क्योंकि 1943 में सबसे बड़ा फेमाइन आया था, वो आया था वेस्ट बंगाल में, जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, और ये 30 लाख लोग क्यों मरे थे? क्योंकि इनको खाने के लिए नहीं मिल पाया था, ये भूखे मर गए थे। ठीक है, वो अब तक का सबसे बड़ा फेमाइन है। उसके बाद भाई बाय गॉड ग्रेस अब तक इंडिया में कोई फेमाइन नहीं आया, और उम्मीद करते हैं कि कभी ना आए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की फूड सिक्योरिटी अच्छी है और हम कोशिश करेंगे कि इस फूड सिक्योरिटी को और ज्यादा अच्छा कर पाए। अब इस 1943 में जो लोग मरे थे, या कभी भी फेमाइन आने से जो हमें सबसे ज्यादा डर रहता है ना कि जो लोग भूखे मरेंगे, वो वही होते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, वुल्नरेबल पॉवर्टी, यानी कि वो लोग जिनका सबसे ज्यादा खतरा होता है कि ये गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा हमें उन्हीं का डर होता है कि फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये लोगों की डेथ हो जाएगी। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं? अभी फिर से वही बात जो मैं कह रहा था, अब भी मैं वही बात कर रहा हूं, यानी कि वुल्नरेबल पुअर्स, यानी कि रूरल में आपके कौन कौन लोग हैं जिनके लिए हमें डर रहता है कि कहीं वो भूखे ना मर जाएं, या फिर जिनको फूड की इनसिक्योरिटी होती है। वो होते हैं हमारे गांव के छोटे या फिर लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, जिनके पास खाने की कमी अक्सर रहती है। शहरों में वो लोग जिनको अपने काम के पूरे पैसे नहीं मिल पाते, या फिर जिनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, उनके साथ क्या रहता है, अक्सर खाने की प्रॉब्लम रहती है, फूड इनसिक्योरिटी होती है। वो लोग बच्चे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स, इंडिया में ये काफी ज्यादा इसका रेशियो है, काफी ज्यादा स्टैटिस्टिक्स हमें शो करती है कि वो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, जो मैटरनिटी की टाइम पीरियड में है, या फिर जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता। तो ये दोनों लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिनके लिए फूड इनसिक्योरिटी है। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आपके SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं। इनके लिए ज्यादा डर रहता है कि इनके साथ भी आपकी फूड इनसिक्योरिटी रहती है। वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, वो हमेशा आपके ज्यादातर क्या होता है कि फूड इनसिक्योर होते हैं। उनके पास डेली खाने के लिए खाना मौजूद नहीं होता, जिस तरीके से हमें गॉड ने दिया है कि हमारा जब दिल करता है मैगी खा लेते हैं, जब दिल करता है फ्रिज खोल के कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, यानी कि इनके साथ ऐसा नहीं होता कि जब इन्होंने दिल चाहा जो खा लिया। ठीक है, हम लोगों को गॉड ने इतना अच्छा दिया तो हम खा पा रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो हमें ह्यूमन बीइंग हमें बनना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को खाना प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि ये देश तो भाई हमारा भी है। ठीक है, चलो, इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फूड इनसिक्योरिटी कुछ ज्यादा देखी जाती है, और वो आपके कुछ स्टेट्स जो है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका बिहार है, आपका उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि यहां पर आपको कुल अभी 8 स्टेट्स दिख रहे हैं इंडिया में जिनके पास सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी रहती है। अब इंडिया में ये जो हंगर है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि इंडिया में जो हंगर है वो कितने टाइप्स का हंगर है? तो इंडिया में हमें 2 तरीके का हंगर देखने को मिलता है। एक होता है सीजनल हंगर और एक होता है आपका क्रोनिक हंगर। अब ये सीजनल हंगर क्या होता है, यानी देखो, याद करो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता था जहां पे लोगों को पूरे साल के लिए काम नहीं मिल पाता था। अब भाई पूरे साल में अगर वो 2 महीने या 3 महीने काम कर रहे हैं तो 3 महीने तक तो वो खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगले जो 9 महीने वहां पे उसके पास काम नहीं है, और जब काम नहीं है तो उसके पास खाने को भी नहीं है। तो यानी कि यहां पे ये कहलाता है आपका सीजनल हंगर, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनको साल में
कुछ टाइम ये अच्छा खाते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम जो होता है इनके पास खाने को नहीं होता है, इन्हें भूखा रहना पड़ता है। तो ये कहलाता है आपका सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर होता है यानी कि वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छा खाना खरीद पाए, अच्छी क्वालिटी का खाना खरीद पाए, उतनी क्वांटिटी में खाना खरीद पाए कि पेट भर जाए, इसलिए इनका जीना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो रोड साइड पे रह रहे होते हैं, या जिनके पास अपने, जैसे अगर हम रूरल में चले जाएं तो स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर, ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ क्रोनिक हंगर रहता है, यानी कि इनके पास इतना भी नहीं होता कि ये अच्छी क्वांटिटी में खाना खरीद के खाना खा पाएं। क्लियर? तो ये इनके साथ काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब यहां पर हम कुछ देखते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारी टेबल में दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ हंगर में यहां पर हमें दे रखा है सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर। 1983 के अगर हम रेशियोज की बात करें तो सीजनल हंगर का रेशियो था आपका 16.2% और क्रोनिक हंगर था 2.3%, जबकि 2000 में सीजनल हंगर 16.2 से घट के कितना आ गया 2.6% पर, और क्रोनिक हंगर 2.3 से घट के कितना आ गया 0.7% पे। एक अच्छा रेशियो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने शहरों की बात करें तो 1983 में सीजनल हंगर था आपका 5.6% और क्रोनिक हंगर था 0.8%, और 2000 के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को उठाएं तो यहां पे सीजनल हंगर हो गया है आपका 0.6% और क्रोनिक हंगर हो गया है 0.3%। यहां पर भी हमें एक अच्छी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन रूरल डिक्लाइन जो है वो ज्यादा है आपके अर्बन डिक्लाइन से, यानी कि शहरों में हमने पीछे पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और हंगर भी जो है गांव के मुकाबले में डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं हो रहा जितना आपके गांव में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो अपने स्टार्टिंग के टाइम से, जैसे कि हमें यहाँ पे जो पहला बार दे रखा है, ये पहला बार दे रखा है आपका 1960 का, ठीक है, और ये जो लास्ट बार दे रखा है वो दे रखा है आपको फाइनेंशियल ईयर 2017 का। क्लियर? तो यहाँ क्या है कि इंडिया जो है जब से आजाद हुआ है, जब से हमें आजादी मिली है, किससे? इंग्लिश बोलने वालों से। और इंग्लिश बोलने वाले आपके कौन होते हैं? कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स। ठीक है, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत करी थी। ठीक है, तो जब से इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने आई थी वो ये थी कि हम लोगों के पास जितने भी फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, यानी कि वो स्टेट जिनके जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था, वो आपका प्रोडक्टिविटी उनकी कम थी। फिर आपका पार्टीशन हुआ तो वो सारे एरियाज आपके पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो यहां पे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमेशा कोशिश करी है वो क्या करिए, हमारा एम रहा है कि हम यहां पे लोगों को फूड की सिक्योरिटी दे पाए, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम बढ़े। अब सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इतना बना लो कि खुद खा लो, यानी कि हम लोग इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, बल्कि हम ही एक्सपोर्ट करके तुम्हें दे देंगे। तो जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे पास फूड की इनसिक्योरिटी थी, यानी हम इतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि खुद भी खा पाए। लेकिन इंडिया ने शुरू से यही कोशिश रखी, यही अपना एम रखा कि हम लोग इतना प्रोड्यूस करेंगे सब लोग साथ में मिलकर कि हम फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करेंगे, और कम से कम इतना तो प्रोड्यूस करेंगे कि हमारे देश में जितनी भी अनाज की जरूरत है उतना हम प्रोड्यूस कर पाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा। क्लियर? जब से आपके पास ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो व्हीट और राइस, इन दोनों का प्रोडक्शन में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाने वाले सबसे पहले 2 स्टेट्स कौन से थे? आपका पहला था पंजाब और दूसरा था आपका हरियाणा। अब HYV सीड से गवर्नमेंट ने एम रखा कि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्शन भी करके दिखा दिया, यानी गवर्नमेंट ने अपना एम पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि देखो आपके किसान भाई हैं, ठीक है, हमारे, आपके नहीं, मेरे, ठीक है, मेरे नहीं मतलब हमारे, ठीक है। अब जो हमारे ये जो किसान भाई हैं ना, ये किसान भाइयों को गवर्नमेंट ने HYV सीड्स प्रोवाइड करे, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड करे, इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट ने ला के दिया, व्हीट रिवॉल्यूशन आपकी इंदिरा गांधी ने ला के दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ही। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया कि इन किसान भाइयों ने भी पीछे नहीं हटे, इन लोगों ने खूब मेहनत करी, खूब सारा प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन हमने इतना किया कि हमने अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को तो पूरा किया ही किया, और हमने इतना एक्सपोर्ट किया कि हम आगे भी एक्सपोर्ट कर पाए। प्लस गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई सारा बना के एक्सपोर्ट कर दोगे तो जरूरत पड़ने पे फिर हम खुद कहां से लाएंगे, यानी अगर हमें यहां जरूरत पड़ गई कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में कोई क्रोनिक हंगर आ गया, कोई फेमाइन बढ़ गया गलती से, ठीक है, या आपके पास कोई कैलामिटी हो गई, कोई ड्रॉट आ गया, ठीक है, या कोई महामारी आ गई जैसे कि कोविड-19 आया था, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो फिर हम खाने को कहां से लाएंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सपोर्ट तो करेंगे पर
अपने पास कुछ स्टॉक क्रिएट करेंगे साथ में। अब स्टॉक हम कैसे क्रिएट करा, गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने अप्रोच करा किसानों को, गवर्नमेंट ने किसानों को एक स्कीम दी है ना, और गवर्नमेंट ने सबसे पहले बनाया अपने पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज इन शॉर्ट एज FCI, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया और कह दिया कि अब ये सारा काम तुम संभालोगे। कौन सा काम, जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे FCI ने क्या किया, FCI ने किसान भाइयों को अप्रोच किया कि तुम लोग खूब प्रोडक्शन करो, तुम इतना प्रोडक्शन मत करो कि उगा के खुद खा लो, बल्कि इतना प्रोडक्शन करो कि तुम मार्केट में बेच पाओ, और जब तुम मार्केट में बेचोगे ना तो तुम्हारी इनकम भी होगी। लेट्स से कोई एक किसान है, वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि प्रोड्यूस करने के बाद अपनी फैमिली को फीड कर रहा है, क्लियर। तो यहां पे FCI ने अप्रोच करा कि तुम प्रोडक्शन करो और उससे ज्यादा प्रोडक्शन करो, ताकि तुम जो एक्स्ट्रा बनाओगे उसको मार्केट में बेच के एक्स्ट्रा पैसे कमा सको, क्लियर। तो यहां पे किसान भाइयों को स्कीम अच्छी लगी, उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ा के दिया। अब जब प्रोडक्शन बढ़ा तो FCI ने क्या कहा कि हम जितना भी तुम प्रोड्यूस करोगे ना, देखो यहां पे मैंने, ये हो गए हमारे किसान भाई, ठीक है, और यार ये तो अच्छा सा बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्या था, इस किसान भाई को अप्रोच करा हमारे FCI ने। FCI ने कहा कि तुम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो सारा प्रोडक्शन तुम हमें सेल कर दो, ठीक है। किसान भाई ने कहा मुझे क्या पैसा मिलेगा, ठीक है। तो FCI ने कहा कि भाई हम तुम्हें देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि भाई अगर तुम मार्केट में बेचने के लिए जाओगे ना, तो कोई तुमसे कहेगा कि नहीं 10 दूंगा, कोई कहेगा तुमसे कि नहीं मैं 7 रुपए पे लूंगा, कोई कहेगा मैं 6 रुपए पे लूंगा। तो यहां पे FCI ने कहा कि हम तुम्हें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, ठीक है, जो बेहतर होगा, और उसी रेट पे हम तुम्हारा सारा प्रोडक्शन परचेस कर लेंगे। तो FCI ने क्या किया, FCI ने इन किसानों से वो सारा एक्सेस प्रोडक्शन को परचेस कर लिया, और उस एक्सेस प्रोडक्शन से क्या क्रिएट किया, अपने पास बफर स्टॉक क्रिएट किया। अब इस बफर स्टॉक का क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ये क्यों खरीद रही है, गवर्नमेंट क्यों इतना चावल खरीद रही है, गवर्नमेंट क्यों इतना गेहूं खरीद रही है किसानों से, वो भी पैसे देकर, और उसका स्टॉक क्रिएट कर रही है। अब उस स्टॉक का करना क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो बफर स्टॉक का इस्तेमाल करा जाता है आपके PDS में। अब PDS क्या, PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक शॉप का सेटअप किया, ठीक है ना। अब इस शॉप के सेटअप में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी सामान हमने FCI से परचेस किया है, यानी कि जो भी सामान हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए परचेस किया है किसान भाइयों से, उसको हम लेकर आएंगे कहां पर, अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS में। और इस PDS के जरिए हमने फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ऊपर बैठ के बनाए राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड अलग अलग टाइप्स के थे, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके केसेस क्या थे। तो गवर्नमेंट ने राशन कार्ड दिया, और इस PDS में क्या होता था कि लोग जाते थे, अपना ये कार्ड शो करते थे, ठीक है, ये पब्लिक चली गई, ठीक है, ये कार्ड्स लेके इस कार्ड को PDS में शो करेगी, और PDS से उन्हें फूड ग्रेन्स मिल जाया करते थे बहुत कम रेट पर। यानी कि अगर मार्केट में आपका राइस मिल रहा है 50 रुपीज केजी, 60 रुपीज पर केजी, तो PDS की जो शॉप्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम्स हैं, आपकी जो राशन शॉप है, वहां पे वो आपको चावल मिल जाएगा कितना, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। लेकिन ये जो था ना, शुरू में गवर्नमेंट ने ये सबको दिया, गवर्नमेंट ने इसमें कोई भेदभाव नहीं करा कि तुम अमीर हो तुम, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू में सबको दिया। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा कि यार तुम लोग अमीर हो, तुम खरीद सकते हो, तुम क्यों ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको धीरे धीरे खत्म करके करा, इसको स्पेशलाइज कर दिया सिर्फ गरीबों के लिए, यानी कि जो लोग अपनी इनकम से बाहर से नहीं खरीद पाते, वो लोग यहां से अपना ये सामान परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था आपका 1992 में, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट ने जो इंडिया के बैकवर्ड एरिया से ना, ऐसे 1700 बैकवर्ड ब्लॉक्स में गवर्नमेंट ने अपना इस सिस्टम को शुरू में स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च करे 2000 में, जिसमें एक था आपका अंत्योदय अन्न योजना और एक था आपका अन्नपूर्णा स्कीम। अब PDS यानी कि इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हालात क्या हैं अभी, यानी कि करंट स्टेट्स क्या हैं PDS की। तो स्टार्टिंग में PDS में जो होता है, किसी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे मैंने बताया कि सब में वो फूड ग्रेन्स बांटे जाते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो आपका गरीब हो, सबको वहां से ग्रेन्स मिल जाया करते थे। लेकिन 1992 में गवर्नमेंट ने PDS को रिवाइज करा, जिसको उसको नाम दिया रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसके जरिए उन्होंने स्टार्ट करे 1700 ब्लॉक्स इन द बैकवर्ड रीजन, ताकि उन लोगों को खाना मिल पाए जहां तक खाना नहीं पहुंच पाता। फिर 1996
1997 में यानी कि आफ्टर 5 इयर्स गवर्नमेंट ने उसको फिर से रिवाइज करा और फिर कर दिया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि अब जो पब्लिक पीडीएस के जरिए जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाएंगे वो सिर्फ सोसाइटी के पुअर सेक्शंस के लोगों को ही किए जाएंगे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने भाई बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें करी इन सबको करने के लिए। क्या इस पीडीएस का कोई फायदा भी हुआ? हाँ भाई, पीडीएस के बहुत सारे फायदे थे, मेरिट्स इसके बहुत अच्छे थे। वो ये थे कि यहाँ पे जो फूड के प्राइसेस थे ना वो स्टेबल हो गए, यानी कि जो जैसे कि अब देखो आप ये महिलाएं हैं, ये आंटीज हैं, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। और ये क्यों खुश नजर आ रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें खाना दिया, गवर्नमेंट ने इनको फूड सिक्योरिटी दी। अब लेट से कि ये इतना नहीं कमा पा रहे थे कि ये 60 रुपए किलो के चावल मार्केट से खरीद पाए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि बहनों परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये खाना 2 रुपए किलो में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो भी फूड ग्रेन्स है ना, जैसे कि चावल हो गया और गेहूं हो गए, सबसे ज्यादा इनिशियल ग्रेन्स है जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इन सब चीजों के प्राइसेस को स्टेबल कर दिया और ये तब से उसी रेट पर बेचे चले आ रहे हैं, जिससे लोगों को क्या हो गई, फूड सिक्योरिटी लोगों को मिल गई। इसने हेल्प करा कि वो इलाके जो बहुत ज्यादा सरप्लस में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनसे सामान को ले लिया जाएगा और फिर वो सामान किसको दे दिया जाएगा? उन सारे इलाकों में बेच दिया जाएगा जहां पे खाने की कमी है, यानी कि जहां पे कम प्रोडक्शन होता है उस खाने को हम वहां बेच देंगे। यानी कि वो इलाके जहां पे फूड का सरप्लस प्रोडक्शन है वो अपना सामान किससे सेल कर देंगे? उनको जिनके पास डेफिसिट प्रोडक्शन है। क्यों? ताकि हंगर को खत्म किया जा सके। अब पीडीएस जो है वो ग्रेन्स परचेस करता है एफसीआई के जरिए, उससे बफर स्टॉक क्रिएट करता है और बफर स्टॉक को पीडीएस में फिर क्या करता है? दे देता है ऐसे गरीब लोगों को। ठीक है, और ये अश्योर करता है कि फार्मर्स जो है उन्हें अच्छे दाम अपने फूड ग्रेन्स के मिलते रहें। क्या इस पीडीएस का कोई नुकसान भी है? तो भाई ऐसा तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन से रहता है कि जब भी कोई लॉ बनता है उसको तोड़ने के लिए कोई लोग अपने टेक्निक्स अपना लेते हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स पीडीएस के ये रहे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक क्रिएट किए वो बफर स्टॉक खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सड़ने लग जाता है। ठीक है, ग्रेन है, ओवर द एज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रोटन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी उसमें क्या होता है कि चूहे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो खाना कभी कभी जो होता है खराब हो जाता है। कभी बरसात हो गई, पानी भर गया, ड्रॉट आ गया, सूखा नहीं मतलब फ्लड आ गया और वो सारा अनाज उसमें डूब गया तो वो खराब हो गया। ठीक है, ये पहला नुकसान था पीडीएस का, यानी कि बफर स्टॉक्स का। दूसरा नुकसान पीडीएस का ये था कि देखो यहाँ पे एक पिक्चर हमने शो कर रखी है स्लाइड में कि ये जो पर्सन है ना, ये ब्रोकर है जो पीडीएस को चला रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना, अब ये दो एक फैमिली से बिलोंग है, ये 2 लोग आए हैं जो गरीब हैं और ये पीडीएस पे आए हैं अपना ग्रेन लेने के लिए। तो ये जो एजेंट होते हैं ना पीडीएस के, ये क्या करते हैं? ये इन लोगों को सप्लाई नहीं करते और देखो अब ये साइड में क्या है, ये बैग से अपने एम्प्लॉय से उसी सामान को मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं हाई प्राइसेस पे। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऊपर से जिसको देने के लिए कह रही है ये उसको नहीं दे रही, बल्कि उसी प्रोडक्शन को, उसी फूड ग्रेन्स को ये ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये एक इसका बड़ा नुकसान है और गवर्नमेंट इसके लिए भी काफी मेजर्स लेकर आ रही है ताकि इस ब्लैक मार्केटिंग को खत्म किया जा सके। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका क्या रोल रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने भी अपने फेयर प्राइस शॉप्स ओपन करे हैं और उनको वो सब्सिडाइज रेट्स पर सेल करते हैं। यानी कि इंडिया के फूड सिक्योरिटी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए जो हमारे पास 2 सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सामने आती हैं, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, वो है आपकी अमूल और मदर डेयरी। अब मदर डेयरी और अमूल क्या, ये दोनों ही आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि इंडिया के को फूड सिक्योर बनाने में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं। इनके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो किस तरीके से फूड सिक्योर करती हैं? ये ओपन करती हैं फेयर प्राइस शॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन। अब यहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे अपने फेयर प्राइस शॉप्स को ओपन कर लेते हैं और फेयर प्राइस शॉप्स में ये सामान को सेल करते हैं ऑन द मिनिमम रेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो जो 94% फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो इन्हीं कोऑपरेटिव्स की चलाई हुई हैं और बाकी जो आपकी 6% है वो आपकी गवर्नमेंट के पीडीएस सिस्टम से आते हैं। मदर डेयरी एंड अमूल आर सम ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ सच कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो यहां पर हमने लोगों ने देखा कि हमारे पास
फूड सिक्योरिटी में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा कि किस तरीके से हम इंडिया में अपने फूड को सिक्योर बना सकते हैं। फूड सिक्योर क्या होता है, जिसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी आ जाती है और एक्सेसिबिलिटी आ जाती है। इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से हम फूड सिक्योर करके हंगर को मिटा सकते हैं, ये सब चीजें हमने कवर करी हैं अपने आज के चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक्स के हमने बहुत अच्छे से यहां पे स्टडी करी है, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब हमारे लोगों के पास क्या काम हो जाता है कि हम अपने चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है, हम रिवाइज करें, हम उसको एनालाइज करें और अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करो और तब तक के लिए बाय।